सुनिएगा फटाफट, क्या पढ़ना था हम लोग को? लिपिड। लिपिड का मतलब समझ रहे हैं सभी लोग? लिपिड का मतलब क्या होता है? मुख्य रूप से ज्यादातर लिपिड की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम लिपिड जो होते हैं वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल के मिलने से बनते हैं। ठीक है, अब ये वसा अम्ल क्या है, ग्लिसरॉल क्या है, एक एक करके देखेंगे। इसी पर एक सवाल दिया था हमने कि कितने ग्लिसरॉल के साथ, सॉरी कितने वसा अम्ल जुड़ेंगे ग्लिसरॉल के साथ, या कितना ग्लिसरॉल कितना वसा अम्ल होगा, ये सही यही सवाल था। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट सुनिएगा, वो आ जाएगा जो हमने सवाल दिया था, वो पढ़ने के दरमियान ही खत्म हो जाएगा सवाल का जवाब। फिलहाल कि जो ये लिपिड होते हैं, ये लिपिड जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इनकी आकार की बात करें तो लगभग ये 800 डाल्टन से क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं इनको छन जाना चाहिए था आकार के हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं क्या होते हैं, ये ऊपर ही रह जाते हैं, ये छनते नहीं। ठीक है, ये सब बात आपको पहले से पता है। सीधा सीधा हम आते हैं, पहले वसा अम्ल को समझते हैं, एक एक करके समझेंगे, फिर दोनों को जोड़ दिया जाएगा। वसा अम्ल, ये समझ रहे हो, सी डबल बॉन्ड OH यानी कि COOH। ठीक है, ये अम्लीय समूह है, कार्बोक्सिल अम्ल है, इसीलिए इसको कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, वसा अम्ल। अब ये वसा अम्ल अभी पूरी तरीके से नहीं बना है, इसको बनाते हैं। ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया आपका C डबल बॉन्ड OH। इसके साथ यदि मैं क्या करूं, ये क्या हो गया आपका मिथाइल समूह, यानी कि इस कार्बोक्सिल समूह के साथ अगर मिथाइल समूह जोड़ दिया जाए, अब ये जो संरचना है ये क्या कहलाती है आपकी, वसा अम्ल कहलाती है। एक तो वसा अम्ल ये बनेगा, दूसरा इसमें क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन, फिर से वही चीज, ये कार्बोक्सिल समूह हो गया। ठीक है, अब इसके साथ CH2 है ना ये, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल। फिर से जोड़ दो CH2, फिर CH2, मतलब इथाइल इथाइल जोड़ते जा रहे हैं, और अंत करना होगा हमें, तो अंत किससे करेंगे, मिथाइल समूह से। ठीक है, यानी कि CH3 के साथ। तो दो कंडीशन में वसा अम्ल बनते हैं। सबसे पहला, एक ऐसा वसा अम्ल जिसमें मिथाइल, सॉरी आपके कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ कौन हो सकता है, मिथाइल समूह हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि कार्बोक्सिल समूह के साथ मिथाइल तो होगा ही होगा, इथाइल भी हो सकता है। ठीक है, एक और सवाल रह जाता सर, कितने इथाइल, क्योंकि लास्ट में कौन आएगा, मिथाइल आएगा। ठीक है, CH3 आएगा, बीच में सर कितने CH2 आ सकते हैं, तो H से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है। सीधा सीधा याद रखिएगा कि बीच में ये जो आपका इथाइल समूह आ रहा है, कितने कार्बन तक आ सकते हैं, तो याद रखिएगा 1 से 19 कार्बन तक आ सकते हैं। ठीक है, ये बात एकदम परफेक्टली याद रखिएगा। सबसे पहले ये हो गया हमारा अम्लीय समूह, ये क्या हो गया, इथाइल समूह, और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा, मिथाइल समूह। तो दो चीज तो कंपलसरी रहेगी यहां पे, कौन कौन, अम्लीय समूह कंपलसरी है और मिथाइल समूह कंपलसरी है। अम्लीय समूह आगे कर लीजिए, उसके बाद मिथाइल समूह को पीछे कर लीजिए। हो सकता है कि बीच में इथाइल समूह आए या फिर ना आए, जैसे यहां पर इथाइल समूह नहीं है, वहां पर इथाइल समूह है। तो सवाल आता है सर कितना आ सकता है इथाइल, तो वहां पर कार्बन की संख्या कितनी हो सकती है, 1 से लेकर के 19 तक हो सकती है, यानी कि एक कार्बन का भी इथाइल आ सकता है। 1 से ज्यादा यानी कि कहां तक जा सकते हैं, 19 तक जा सकते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका वसा अम्ल। तो वसा अम्ल के लिए एकदम शॉर्टकट तरीका हम एक तरीके से लिख सकते हैं ऐसा,
OH और इसके साथ लगा दीजिए R। R का मतलब क्या होता है? परिवर्तनशील क्षेत्र या समूह। ये हमारा सर परिवर्तनशील क्षेत्र है। ये एक ऐसा क्षेत्र है या एक ऐसा समूह आएगा यहां पर जो हमेशा क्या रहेगा? बदलता रहेगा, परिवर्तन करता रहेगा। बात पल्ले पड़ा? ये है आपका वसा अम्ल। अब दूसरा कौन रह जाता है? देखिए तो जरा, ग्लिसरॉल रह गया। चलिए ग्लिसरॉल को भी देख लेते हैं। वसा अम्ल तक किसी को दिक्कत है तो बताइएगा, फिर से बताएंगे। वसा अम्ल में कुछ नहीं याद रखना है आपको, एक अम्लीय समूह याद रखना है। उसके साथ कौन जुड़ेगा? मिथाइल समूह। बीच में इथाइल समूह आ सकता है। कितने कार्बन तक आ सकता है? 1 से 19 कार्बन तक आ सकता है। ठीक है? हाँ, अरे बाबा ये क्या है? ये COOH का है, अम्लीय समूह है, कार्बोक्सिल समूह है। तो कार्बोक्सिल समूह इससे पहले भी हम पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं। कहां पर पढ़े हुए थे? अरे इस चैप्टर में कहां पे पढ़े? जब प्रोटीन बना रहे थे तो वहां भी पढ़े थे ना, कार्बोक्सिल समूह था वहां भी। कार्बोक्सिल समूह कैसा होता है? अम्लीय समूह होता है। अब जब इतना पढ़ रहे हैं तो कम से कम जो पीछे पढ़ा है वो तो याद रखेंगे ना। ठीक है, फ्रेम आ रहा है ना, सब कुछ ठीक ठाक? चलो ठीक है। चलो ये हो गया हमारा, ये कौन सा हो गया हमारा? वसा अम्ल हो गया। हमने बस इतना बताया कि वसा अम्ल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? एक होना चाहिए हमारे पास कार्बोक्सिल समूह और इसके साथ R लेंगे हम। अब R के जगह पे फिक्स है कौन आना? मिथाइल आना। और मिथाइल से पहले कौन आ सकता है? इथाइल आ सकता है। और इथाइल आएगा तो कहां तक आ सकता है? 1 से लेकर के 19 कार्बन तक आ सकता है। बात समझ में आ गई? अब आगे ये वसा अम्ल की बात हो गई। अब बात करते हैं किसका? ग्लिसरॉल का। अच्छा ग्लिसरॉल लिखते हैं पहले। क्या ये कहीं पे देखा है क्या? क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? अगर आप देखा है तो बताइए क्या नाम है इसका? इसको कहते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अरे सब जुड़ा हुआ है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोलते हैं इसको। लिख देते हैं कहीं साइड में। यह है कौन? ग्लिसरॉल। और इसी को कहा जाता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसी का एक दूसरा नाम है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। चलो ये हो गया कौन हमारा? अरे बोलो, ग्लिसरॉल। वसा अम्ल एक तरफ मिल गया, एक तरफ कौन मिल गया? ग्लिसरॉल। जोड़े इसको। चलो जोड़ते हैं। चलो ये बना दिया हमने क्या? ग्लिसरॉल। अब इसके साथ किसको जोड़ना है? वसा अम्ल को जोड़ना है। अब वसा अम्ल को शॉर्टकट हमने तरीके से लिखा था। क्या क्या लिखा था सर? इस तरीके से लिखा था, C+O उसके बाद H OH, इस तरीके से। ठीक है। और इसके बाजू में कौन था? परिवर्तनशील क्षेत्र है हमारा। पता है कि वहां पर कौन आएगा? मिथाइल आएगा, या मिथाइल तो अंतिम होगा, बीच में इथाइल आ सकता है। ठीक है। चलो अब ये देखना, कुछ समझ में आ रहा है? सर H2O क्या हो जाएगा? यहां से बाहर हो जाएगा, निष्कासित हो जाएगा यहां से H2O। याद करो जरा कि सर अगर हमने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया था वहां पर भी कौन बाहर आया था? H2O आया था। उसके बाद ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाया, वहां भी कौन बाहर आया? H2O बाहर आया। अभी यहां पर कौन सा बॉन्ड बना रहे? एस्टर बॉन्ड। ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब क्या बनाया जाता है? लिपिड बनाया जाता है, या लिपिड जब बन रहा होता है तो उस समय एक ग्लिसरॉल के साथ
जब एक वसा अम्ल, देखो एक ग्लिसरॉल में कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन, ठीक है। तो पहले वाले कार्बन के OH समूह के साथ जाकर के जुड़ता है कौन, वसा अम्ल। और याद रखिएगा यहां से भी सवाल बनता है कि वसा अम्ल का OH समूह, ठीक है, और ग्लिसरॉल का OH का H जुड़ करके क्या बनाता है, H2O बनाता है। कभी गलती से इसका OH और उसका H मत ले लीजिएगा, ठीक है। तो जब ये जुड़ेगा जल का एक अणु बाहर आएगा, ठीक है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं एस्ट्रीफिकेशन। एस्ट्रीकरण भी बोलते हैं हिंदी में। ओहो, हिंदी में कहते हैं इस प्रक्रिया को, बिल्कुल हाँ पाया जाता है, एस्ट्रीकरण बोलते हैं, एस्ट्रीफिकेशन बोलते हैं। और इस प्रक्रिया के दरमियान जो बंध बनता है, इस बंध को क्या कहा जाता है, एस्टर बंध बोला जाता है, ठीक है। चलो, एक जल का अणु बाहर आ गया, क्या बन गया सर, एक बंध बन गया जिसको कहते हैं एस्टर बंध। और ये बंध जब बनता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है, एस्ट्रीफिकेशन या एस्ट्रीकरण कहलाता है। अब ऐसा ये जो बना हुआ संरचना है ना बच्चा, ये एक लिपिड है, ठीक है, एक ऐसा लिपिड जिसमें केवल और केवल एक वसा अम्ल जुड़ा है। तो एक ऐसा लिपिड जिसमें एक वसा अम्ल जुड़ा होगा, ऐसे लिपिड को नाम दिया जाता है, हाँ नहीं, एक ग्लिसरॉल के साथ एक वसा अम्ल जुड़ा है। सोचो 3 जुड़ सकता है, 3 OH समूह है, हाँ। तो अभी क्या है कि अभी एक आपका जुड़ा हुआ है कौन, वसा अम्ल। तो ऐसा बना हुआ लिपिड जिसमें केवल कितने आपके वसा अम्ल हैं, एक, ऐसे को कहते हैं मोनो, सैकेराइड कहां से बीच में आ जाएगा, मोनो ग्लिसरिक, ठीक है। मोनो मीन सर एक लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको कहते हैं मोनोग्लिसरिक या मोनोग्लिसराइड बोल दो, मोनोग्लिसराइड बोल दो। सर एक और जोड़ देते हैं यहां पे, और यहां पे लगा दिया R2, इसको R1 कर देते हैं और ये क्या हो गया, R2 हो गया। वापस यहां से भी क्या हो जाएगा बाबू, ये देखो जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा। और यहां पर जो ये बॉन्ड बनेगा, अब इसको बाहर निकाल दें तो यहां से बॉन्ड बना देते हैं इसको, चलो यहां भी बना देते हैं बॉन्ड। चलो यहां पर ये कौन बन गया, बॉन्ड बन गया। और इसी बॉन्ड को नाम दिया है क्या हमने, एस्टर बॉन्ड। यहां भी क्या बना, एक एस्टर बॉन्ड। चलो सर ये भी एस्टर बॉन्ड है। और इसके बाद भी एक और लगा देते हैं, इसको R3 कर देते हैं। यहां भी क्या हुआ होगा, H आया और OH आया होगा, और यहां से कहीं ना कहीं H और OH मिलकर के क्या बाहर निकाला होगा, जल का अणु बाहर निकाल दिया। ये भी क्या कहलाएगा हमारा, एस्टर बॉन्ड। अब कंडीशन क्या आ जाता है कि सर ये तो क्या कहलाया था, मोनोग्लिसराइड, ये क्या कहलाएगा, डाई ग्लिसराइड, और ये क्या कहलाएगा, ट्राई ग्लिसराइड, ठीक है। और यहीं पर एक चीज एकदम परफेक्टली याद रखिएगा कि मैक्सिमम जो लिपिड होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्राई ग्लिसराइड होते हैं। यानी कि आपके हाँ बिल्कुल, एक ग्लिसरॉल के साथ मैक्सिमम कितने वसा अम्ल जुड़ सकते हैं, 3। यही सवाल था हमारा, ठीक है। मिनिमम एक जुड़ेगा, कम से कम एक वसा अम्ल जुड़ सकता है, और मैक्सिमम कितना जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा। एक जुड़ेगा तो बोलेंगे मोनोग्लिसराइड, 2 जुड़ेगा तो डाइग्लिसराइड, 3 जुड़ेगा तो ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। और जितने भी हमारे पास लिपिड है उनमें से ज्यादा कैसे हैं, ट्राइग्लिसराइड वाले हैं। बात पल्ले पड़ी, दिमाग में बैठा क्या हुआ, ठीक है। और ये जो बना है बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। कौन सी प्रक्रिया से बना, एस्ट्रीकरण से। इंग्लिश में कहना चाहो तो एस्ट्रीफिकेशन, ठीक है। कभी अगर ऐसा पूछ दे एस्ट्रीफिकेशन क्या है, एस्ट्रीकरण क्या है, तो क्या लिखोगे, एक ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के दरमियान एक इसे ग्लिसरॉल के साथ जब वसा अम्ल जुड़ता है तो वसा अम्ल का OH समूह
ठीक है, और ग्लिसरॉल के OH समूह का H जुड़ जाता है आपस में, जल का एक अणु बाहर निकल जाता है और इस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है एस्टरीकरण, जिसके दरमियान एक बंध बनता है, उस बंध का नाम होता है एस्टर बॉन्ड या एस्टर बंध। डन। चलो ये है हमारा एक क्या लिपिड। कैसा लिपिड है ये? ट्राइग्लिसराइड लिपिड है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोलते हैं, क्योंकि इसमें कितने हैं? हाइड्रोक्सी समूह कितने थे? OH समूह कितने थे? 3 थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोला जाता है। यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं है ना? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह पे एंजाइम ही काम करते हैं, कोई जरूरी नहीं है। जैसे सपोज सोचो कि H2O क्या है सर? हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा? एटम हो जाएगा, ऑक्सीजन का एक परमाणु हो जाएगा। क्या इसको जोड़ने के लिए कोई एंजाइम आता है? नहीं, ये तो एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें एंजाइम्स की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां एंजाइम की जरूरत थी वहां पीछे आपको 2 जगह पे एंजाइम बताया था कि कौन कौन से एंजाइम आ रहे हैं। यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के दरमियान जब जल के अणु बाहर निकलते हैं उनके बीच में एक बंध बनता है। जो बंध बनता है वो क्या कहलाता है? एस्टर बंध कहलाता है। डन। चलिए, ये था आपका लिपिड। अब इस लिपिड में तो चलो हमने खत्म कर दिया, थोड़ी सी बात और रह गई है कि जो आपका वसा अम्ल होता है ना, बात बंद करिए। वसा अम्ल, ये वसा अम्ल होते हैं 2 प्रकार के। ये वसा अम्ल 2 प्रकार के, एक को कहते हैं संतृप्त और एक को कहते हैं असंतृप्त। इंग्लिश में कहते हैं अनसैचुरेटेड। हाँ बिल्कुल। और ये होता है सैचुरेटेड। वसा अम्ल 2 प्रकार के। ठीक है, वसा अम्ल, ठीक है, वसा अम्ल कौन था? एक ऐसा संरचना जिसमें कार्बोक्सिल समूह था और उसके बाद कौन था? मिथाइल समूह था। हो सकता था कि इथाइल समूह भी है उसमें, तो हमने सीधा सीधा क्या बोला था? C डबल बॉन्ड O और H, उसके बगल में क्या लगा दिया था? R परिवर्तनशील समूह। हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, ये 2 प्रकार का, एक है संतृप्त और एक है असंतृप्त। अब ये संतृप्त और असंतृप्त का अगर मतलब आपको समझ में आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा एक बार में। किसी को पता है संतृप्त का मतलब क्या होता है? नहीं, देखिए मैं आपको तृप्ति समझते हो क्या होता है? तृप्ति का मतलब जैसे सपोज सुनो, हाँ बिल्कुल, पूर्ण होना। और संतृप्त मतलब दोनों तरफ समान। वैसे करेंगे तो नहीं हो पाएगा। देखो, जैसे मुझे किसी चीज की चाहत है, ठीक है, मेरा जो सपना है वो मेरा पूरा हो गया, ठीक है, तो उसको कहते हैं तृप्त होना। ठीक है, उसी को कहते हैं संतृप्ति। ठीक, चलो समझते हैं कैसे होता है। वसा अम्ल समझ गए हैं? वसा अम्ल पे जरा गौर करिएगा वापस, क्या था सर? कुछ ऐसा था क्या? ठीक है, और इसके बाद R समूह है, तो R समूह, चलो क्या हो गया? अब इसके बाद R समूह है हमारा। अब R समूह में हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, देखो देखिएगा, एक तरफ हम बना रहे संतृप्त और एक तरफ असंतृप्त। चलो, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अभी थोड़ा सा कमी हमने छोड़ा हुआ है इसमें। चलो देखो, पहला कमी पूरा करते हैं। चलो अच्छा, ये बताओ क्या सारी कार्बन पे बराबर हाइड्रोजन लगे हुए हैं क्या? सर
इसकी जितनी भी चाहत है ना, वो सब कुछ क्या है इसकी पूर्ण है, कहीं पर कोई कमी नहीं है। ऐसा वसा अम्ल क्या कहलाएगा? संतृप्त वसा अम्ल। ठीक है, चलो यहां पे देखना। अरे रुक जाओ, अभी कहाँ। अब देखो तो, हाँ बिल्कुल, यहां क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। वहां कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे उतने हाइड्रोजन नहीं है। ऐसी स्थिति रहेगी तो इसको क्या बोलते हैं? असंतृप्त कहते हैं। अब कैसे बताएंगे कि संतृप्त और असंतृप्त में? तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि सर सभी कार्बन पर क्या मिलेंगे? हाइड्रोजन मिलेंगे। ठीक है। दूसरा कंडीशन, हर जगह पे क्या मिलेगा? एकल बंध मिलेगा। ठीक है, चलो वहां की अगर बात करें तो क्या सभी कार्बन पर हाइड्रोजन मिल रहे हैं क्या? नहीं। अरे सुन लो, बराबर स्थिति की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, डबल बॉन्ड लगाया तो मिल तो रहे हैं, माना, लेकिन क्या उस स्थिति के जैसे जैसे यहां पे संतृप्त में था? नहीं, उस हिसाब से हमने लिखा। दूसरा, क्या यहां पर एकल बंध है? हाँ सर, एकल बंध है, लेकिन एकल बंध के साथ क्या है? द्विबंध भी है। बस यही एक अंतर है बा। द्विबंध को हिंदी में क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में द्विबंध। बस, तो यहां पर डबल बॉन्ड मिलेगा, यहां पर सिंगल बॉन्ड मिलेगा। यही अंतर है आपके संतृप्त में और असंतृप्त में। उतना डिटेल में नहीं जाना, सीधा सीधा संतृप्त वसा अम्ल ऐसा वसा अम्ल होता है जिसमें हाइड्रोजन कार्बन के हिसाब से सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। हो गया आपका कौन? संतृप्त। असंतृप्त की बात करेंगे, एक ऐसा वसा अम्ल जिसमें प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन तो होता है लेकिन कहीं ना कहीं द्विबंध के साथ होता है। हाँ नहीं, त्रिबंध इसमें नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, त्रिबंध भी असंतृप्त हो जाएगा, लेकिन वसा अम्ल में त्रिबंध नहीं होता। बिल्कुल, बात समझ में आ गया? ये दो कंडीशन था। अब एक और लास्ट चीज रह जाता है, उसको भी खत्म ही कर देते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? लिपिड। अब याद रखिएगा, वापस लिपिड होते हैं दो प्रकार के। अभी तक हम लोग ने लिपिड का प्रकार नहीं देखा था। हाँ, हमने लिपिड देखा था कि लिपिड किससे बना होता है? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल से बना होता है। वसा अम्ल क्या होता है वो हमने अलग से देखा, ग्लिसरॉल क्या होता है वो अलग से देखा। फिर दोनों को जोड़ते हैं तो लिपिड बनता है, वो हमने देख लिया। अब लिपिड वहां पे कहीं ना कहीं जुड़ने के आधार पे, किसके? वसा अम्ल के जुड़ने के आधार पर कहीं ना कहीं वहां पे तीन प्रकार था। एक वसा अम्ल होगा तो मोनोग्लिसराइड, दो होगा तो डाई, तीन होगा तो ट्राई। ज्यादातर लिपिड कैसे होते हैं? ट्राइग्लिसराइड वाले होते हैं। वो ठीक है, वो अलग हो गया। लेकिन आपके लिपिड जो होते हैं दो प्रकार के, एक को कहते हैं तेल और दूसरे को कहते हैं वसा। ठीक है, और ये तेल और ये वसा किस आधार पर हमने लिखा है? इनके गलनांक के आधार पर। ठीक है, इनके गलनांक के आधार पर हम लोग लिपिड को दो भागों में बांटते हैं। जो जल्दी गल जाएगा, जो जल्दी पिघल जाएगा, उसको क्या कहते हैं? तेल कहते हैं। यानी कि इनका गलनांक अपेक्षाकृत वसा से कम होता है। और इनका अगर मैं गलनांक की बात करूंगा तो ये क्या होगा? अपेक्षाकृत किससे? तेल से अधिक होता है, ज्यादा अधिक होता है। अब चलो तो दोनों की बात कर ले। जैसे तेल आप सिंपल घर में देखते हो, तेल हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, ठीक है, जो भी चीजें हैं सर, इनको गर्म करेंगे नॉर्मल से आंच पर तो ये गर्म हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, तो वो सारी के सारी क्या कहलाएंगे? तेल कहलाएंगे। और अगर मैं वसा की बात करूंगा तो ये चर्बी। ठीक है कि हाँ, कितना भी इसको गर्म करो, सपोज एक एग्जांपल के तौर पे लो कि आंच है, वहां पे चूल्हा वुल्हा जल रहा, वहां खड़ा हो जाएंगे, वसा गल जाएगा हमारा? नहीं गलेगा, क्योंकि वसा का गलनांक क्या होता है? ज्यादा होता है, उच्च होता है। और ये वसा पाई कहां पे जाती है? त्वचा के नीचे पाई जाती है। ठीक है, शायद आपको कभी ब्लबर मैंने दिखाया है। ब्लबर, सील मछली के त्वचा के नीचे एकदम मोटी सी वसा की परत जमी होती है, इसको क्या बोलते हैं? ब्लबर बोलते हैं। तो वो गलने में क्या होता है? समय लगता है, गलते हैं। अब अगर इतना आसानी से गल जाता तो सारे लोग पतले होते, फिट एंड फाइन होते। ठीक है, हाँ, सब आग के पास खड़े हो जाते, जाकर के पिघल जाता। लेकिन सोचो, जिम वगैरह जाते हैं लोग, कितना ज्यादा वर्कआउट करते हैं,
देखो तब जाकर के थोड़े बहुत पतले होते हैं। शरीर में हीट बनता है। बिल्कुल, जब आप दौड़ोगे, जब आप वर्कआउट करोगे, जैसे सोचो थोड़े से मोटे लोग हैं, अगर मैं अपनी बात कर लूं कि मैं ज्यादा मोटा तो नहीं, चलो फिट एंड फाइन दिख रहा हूं, अगर मैं रनिंग करना चालू कर दूं डेली, पतला हो जाऊंगा। अगर डेली करना चालू करोगे तो एक दिन दौड़ने से कुछ नहीं होगा। जब हम रेगुलर दौड़ेंगे तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। थोड़ा थोड़ा लिपिड क्या होगा, हमारा गलता रहेगा। लिपिड में कौन सा लिपिड, वसा, ये धीरे धीरे हमारे शरीर से गलता रहेगा। एक अचानक से नहीं गल सकता, तेल अचानक से गल जाएगा थोड़े से गर्म करने से, जबकि वसा को क्या करना पड़ेगा, काफी देर तक गर्म करना पड़ेगा, रूटीन के साथ गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर के ये हमारे शरीर से गलता है। खत्म हो गया आपका लिपिड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में किसको पढ़ेंगे, डीएनए को और आरएनए को। हाँ बिल्कुल, अब इसमें आएगा आपका पेंटोज शुगर।